नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास को। बिंदास के आपके सामने आज हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिस मुद्दे पर हम पिछले 2-2.5 साल से लगातार कई कार्यक्रम पेश कर चुके हैं। और आज जब हिंदुस्तान में आईएएस होने की अधिकृत रीत्या बात स्वीकार की जा रही है, हालांकि फिर भी अभी भी इसे 100% स्वीकार नहीं किया जा रहा है। ऐसे में हम आपके सामने फिर दोबारा चौथी बार ये मुद्दा लेकर हाजिर है कि आईएएस के सत्य को हिंदुस्तान क्यों नहीं स्वीकारता, क्यों हम शुतुरमुर्ग की तरह अभी भी रेत में अपने सर को डाल बैठे हैं और सत्य को नकार रहे हैं। आईएएस के सत्य को अगर हम जितना जल्दी नकारेंगे उतना जल्दी हम उसके खिलाफ तैयारी करने में सक्षम रहेंगे। नहीं तो भेड़िया हिंदुस्तान में घुस चुका है। हिंदुस्तान का कोई राज्य तो छोड़िए, मेरा दावा है कि हिंदुस्तान का कोई जिला भी ऐसा नहीं बचा है जहां पर आईएएस के लिए स्लीपर सेल काम ना करे। दाऊद हो, आईएएस हो या आईएसआई हो, ये सब कुछ एक होकर अपने पुराने फॉर्मूले पर कभी भी आ सकते हैं। और इसलिए इनको फैलने में टाइम लगेगा ऐसा अगर सरकार सोच रही है तो गलत है। और इसलिए आज की मुद्दा हम हिंदुस्तान को जगाना चाहते हैं कि सरकारों को भले ही स्वीकार करने में कोई आपत्ति हो, कोई रणनीति हो, आप और हम समझ जाइए हिंदुस्तान में आईएएस पहले से आ चुका है और हमको पूरी ताकत से लड़ना है। पहले मुद्दे को भारत पर आईएसआईएस का हमला शुरू हो गया है। आईएस ने पहला धमाका भोपाल ट्रेन में करके भारत को निशाना बना दिया है। यह बात अलग है कि खुफिया एजेंसी पहले आईएसआईएस के हमलों को नाकाम करती रही है, लेकिन अब भारत पर आईएसआईएस का हमला शुरू हो गया है। जी हां, भारत पर कई तरह से आतंकी संगठन ने हमले शुरू कर दिए हैं। भारत पर आईएसआईएस के हमले को देश में बैठे लोग भी समर्थन कर रहे हैं। आतंकियों के समर्थक न सिर्फ भारत के भीतर बैठे हुए हैं, बल्कि भारत के बाहर भी वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। भारत में आईएसआईएस की विचारधारा को बारूद देने का काम कर रही है। भारत में पहले से मौजूद इस्लामिक कट्टर विचारधारा। आतंकियों के समर्थक न सिर्फ मस्जिदों और मदरसों में बैठे हैं, बल्कि संसद में भी बैठे हैं। आतंकियों के एनकाउंटर पर ये नेता आतंकियों के लिए आंसू बहाते हैं। आतंकियों के परिवार वाले अपने बेटे का समर्थन नहीं करते, लेकिन वोट के लालच में नेता आतंकियों की मौत पर रोने लगते हैं। आतंकी पहले से ही इतने मजबूत हैं, तो उनसे लड़ना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन आतंकियों को अब वैचारिक समर्थन भी मिल जाता है। आतंकियों के पास पहले से ही आधुनिक हथियार मौजूद हैं। आतंकी जब चाहें, जहां चाहें, भारत में लोगों का कत्लेआम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास उन्हें रोकने के लिए कोई हथियार नहीं है। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने करीब 2.5 साल पहले भारत को टारगेट करने के लिए मॉड्यूल तैयार किया था। इसके बाद कश्मीर से लेकर केरल तक कई युवक आईएसआईएस में शामिल हुए। कई सीरिया में मारे गए, कई अभी भी छिपे हुए घूम रहे हैं। छुपे हुए आतंकी नई फौज तैयार करने में लगे हैं। लखनऊ में मारे गए आतंकी सैफुल्लाह का गुरु गौस मोहम्मद खान भी मस्जिद में जाकर युवाओं को जिहादी बना रहा था। ऐसे में अब भारत भीतर और बाहर दोनों ओर से खतरे का सामना कर रहा है। वहीं जिस तरह से आतंकी युद्ध को तैयार हैं, उस तरह से हम सुरक्षा के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में आतंकियों के जीतने के पूरे चांस हैं। अब यह देखना है कि आने वाले समय में
भारत और कितना कमजोर होता है, भारत को तोड़ने की साजिश और कितनी सफल होती है। सोशल मीडिया पर भी इसकी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई और दयावान कुमावत पुणे से लिखते हैं कि बस हम हिंदुस्तानी तो महंगे मोबाइल लेते हैं, स्मार्टफोन लेते हैं, लेकिन हमारे पास स्मार्ट हथियार नहीं है स्वयं रक्षा के लिए भी। क्या आईएस के पास जो अत्याधुनिक हथियार है उसका मुकाबला हम केवल फेसबुक और ट्विटर से करेंगे? सवाल लाजमी है और इसलिए इस सत्य को स्वीकारना चाहिए। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। क्या कहना है? हाँ सर हमको कहना है। हेलो, बोलते रहिए। हाँ हेलो, हाँ जय हिंद। हमें ये कहना है, मैं अतुल तिवारी बोल रहा हूँ। मुझे ये कहना है कि जो ये उसके पिताजी के अलावा जो ये उल्टा टेढ़ा बोल रहा है, जो ये उसके पिताजी के अलावा जो उसका बाप से ज्यादा बड़ा ये उसका गार्जियन बन गया, इसको जूता लात की मार पूरे हिंदुस्तान को देनी चाहिए, गिरा गिरा के इसको जूता मुंह में घुसेड़ना चाहिए इसको साले को। धन्यवाद। गाली गलौच ना हो, ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए जिन हथियारों का तैयारी होनी चाहिए, जो मानसिकता की तैयारी होनी चाहिए, जो हौसले और हिम्मत की तैयारी होनी चाहिए, उसकी बात करिए। गाली गलौच करके कहीं हम अपने अंदर की भड़ास निकाल तो देंगे, लेकिन वास्तव तैयारी से दूर रह जाएंगे। क्या सियासत हो रही इस पर देखिए। आतंकी एनकाउंटर पर सियासत शुरू हो गई है। आतंकी के मारे जाने पर नेता सबूत मांग रहे हैं। आतंकी का बाप बेटे का शव तक नहीं लेता, लेकिन नेता सुरक्षा एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर रही है। लखनऊ में आईएसआईएस आतंकी के एनकाउंटर और मध्य प्रदेश रेल धमाके को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बाद अब कांग्रेस के दूसरे नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने भी मोदी सरकार को आतंकी एनकाउंटर को लेकर घेरा है। संसद में कांग्रेस इस मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं संसद में राजनाथ ने दिया जवाब। गौरतलब है कि यूपी एटीएस ने लखनऊ में आतंकी सैफुल्लाह को 11 घंटे तक चले एनकाउंटर में मार गिराया था। बाद में यूपी एटीएस का बयान आया कि आईएसआईएस से लिंक का पता नहीं चल सका है और ये समूह खुद से आतंकी गतिविधियां चला रहा था। राजनाथ सिंह ने संसद में इस पर बयान दिया और कहा कि सबूत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। राजनाथ सिंह ने मारे गए आतंकी सैफुल्लाह के पिता की भावनाओं की भी तारीफ की। आईएसआईएस से लिंक नहीं तो एनकाउंटर क्यों, इस पर सवाल उठने लगे हैं। दूसरी ओर इस मामले पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि लखनऊ में मारे गए आतंकी का आईएसआईएस से लिंक नहीं है, तो फिर एनकाउंटर क्यों किया गया। कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। सिंधिया ने कहा कि देश आईएसआईएस का गढ़ बन गया है, ये सरकार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में फेल रही। वहीं दिग्विजय ने फिर आतंकियों का समर्थन शुरू कर दिया है। इससे पहले लखनऊ एनकाउंटर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी सवाल खड़े किए थे। दिग्विजय ने कहा कि पीएम ने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ है। कांग्रेस नेता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल पर भी तंज कसा। आखिर क्यों आईएसआईएस मुस्लिम युवकों को अपनी तरफ से आकर्षित कर रहा है, इस पर सोचने की जरूरत है। वहीं एनसीपी ने भी दिग्विजय का किया समर्थन। एनसीपी के नेता माजिद मेमन ने भी दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन किया और कहा यह संवेदनशील मामला है और सरकार को जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। ये माजिद मेमन हैं जो आतंकियों का मुकदमा लड़ते हैं और जाकिर नाइक के समर्थन में मुहिम चलाते हैं। अब अगला नंबर आता है ओवैसी का। ओवैसी बोले मुस्लिमों पर ना हो सियासत। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर कांग्रेस और बीजेपी पर सियासत का आरोप लगाया और कहा कि दोनों दल राजनीतिक लाभ के लिए मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं। ये वही ओवैसी हैं जो आतंकी युवाओं को कोर्ट में मुकदमा लड़ने में उनकी मदद करते हैं।
कुछ कॉलर के पास चलते हैं, आप भी फोन कर सकते हैं। जय हिंद, बोलिए, हेलो, क्या कहना है? सुरेश चौहान जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, संजय त्यागी बोल रहा। हाँ मुजफ्फरनगर से। हाँ, ये ऐसे भेड़िए तो हर गांव में छिपे पड़े, हर गांव में, हर शहर में, क्योंकि हर काम पुलिस नहीं कर सकती। यस, इस काम को स्वयं हमें भी करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसे भेड़िए तो हर शहर में, हर गांव में छिपे पड़े हैं। ऐसे भेड़िए ये मस्जिदों में भी हैं और इनमें भी हैं, जो मदरसों में भी। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मुजफ्फरपुर जिला बिहार से बोल रहा हूँ सर। हाँ पूरे देश में आईएस का जाल फैल रहा है। हाँ। और इसके समर्थन में मुसलमान मतलब हाथ जोड़ के एकदम मजबूती से खड़ा हो जाता है, तो आतंकवादी का समर्थन करने वाला भी आतंकवादी होता है। ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया जाता है कि आतंकवादी का समर्थन करने वाला आतंकवादी होगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और हम लोग भी सर दहशत में रहते हैं, मतलब हर एक मुसलमान को उसमें आतंकवादी का असर हमको दिखाई देता है और सबसे दहशत हम मतलब में रहते हैं सर। धन्यवाद। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर भी इस सवाल का जवाब देने का यह अच्छा मौका है। वो इसको कैसे डील करते हैं ये भी देखते हैं। एक छोटे से ब्रेक बाद में बिंदास बोल। कॉलर के पास चलते हैं। कॉलर क्या कहते हैं सुनते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इस आतंकी पाठशाला का पूरा सच क्या है। पहले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। चलिए, कॉलर से शायद संपर्क नहीं हुआ। हम आपको आतंक की पाठशाला का पूरा सच दिखाते हैं। आईसिस ने भारत में जड़ें जमाने का दावा किया था काफी पहले, लेकिन अब आईसिस की यह बात साबित होती दिखाई दे रही है। लखनऊ में गुरुवार को गिरफ्तार हुआ रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी गौस मोहम्मद खान 5 साल से आतंकी पाठशाला चला रहा था। एक धर्मस्थल पर रोजाना 2 घंटे की गुपचुप बैठक होती थी और कटरी में ले जाकर वो हथियार और बम चलाने की ट्रेनिंग भी देता था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जाजमऊ में रहने वाला गौस मोहम्मद आतिफ, सैफुल्लाह, दानिश और फैसल जाजमऊ के एक धर्मस्थल पर वर्ष 2011 से रोजाना जाते थे। वहां से सभी की दोस्ती हुई और उसके बाद सभी आईएस के आतंकी मिशन में जुड़ गए। इन्हें जोड़ने वाला था गौस मोहम्मद। आईएस एजेंट और पूर्व में सिमी से जुड़े रहे गौस मोहम्मद ने इनके दिमाग में देश के खिलाफ जहर भरा। दहशत फैलाने के लिए रुपये और धर्म ईसाई की कसम देकर अपने साथ जोड़ लिया। जब सभी आईएएस के मिशन के लिए तैयार हो गए तो उन्हें बम बनाने से लेकर गोली चलाने तक की प्रैक्टिस कराना शुरू कर दिया। इसके लिए कटरी का क्षेत्र चुना, जहां मंगलवार, शनिवार और रविवार को सभी एकत्र होते थे। हथियार चलाने और बम बनाने में माहिर होने के बाद इन्हें संदेश भेजने और उच्च ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजे जाने का प्रबंध किया गया। सबसे पहले आतिफ और सैफुल्लाह दिल्ली पहुंचे थे। उसकी पुष्टि घर वालों ने भी पहले दिल्ली और बाद में मुंबई जाने की बात कहकर की। इसके बाद सैफुल्लाह का चचेरा भाई दानिश दिल्ली गया। सबसे आखिर में फैसल दिल्ली गया, जहां इसे आईएस के कामकाज और संदेश भेजने और लेने के लिए तौर तरीके सिखाए गए। अंकल के नाम से जाना जाता था आतंकी गौस मोहम्मद। गौस मोहम्मद को सभी अंकल नाम से पुकारते थे। सभी घटनाओं में जाने के बाद अंकल की रणनीति बनता था और उसको आतिफ लागू करता था। गौस मोहम्मद बम बनाने में माहिर था। सिमी से जुड़ने के बाद उसने शहर में स्लीपिंग मॉड्यूल तैयार करने शुरू कर दिए और शहर में पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। साथ ही लखनऊ में भी अपने गुर्गे भेजे। उसके सऊदी अरब संपर्क थे। इस बीच वो 2 बार सऊदी अरब भी गया। खुफिया एजेंसी इस बात का पता लगाने में लगी है कि उसे सऊदी से कैसे पैसा मिला। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद,
बोलिए। हेलो, हाँ सर, मैं झारखंड पलामू से अखिलेश शुक्ला बोल रहा हूँ। पहले अपने देश के दिग्विजय जैसे भेड़िए को शांत किया जाए तभी देश सुधरेगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं जरा, जिन्होंने नहीं देखा होगा कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। लादेन को जी कहना या तमाम आतंकवादियों को जी कहने वाले दिग्विजय का यह बयान। नरेंद्र मोदी जी जो हर छोटी सी बात पर पाकिस्तान पर बरसते हैं, हर छोटी बात पर किसी न किसी को आईएसआई का एजेंट बना देते हैं। जब मध्य प्रदेश के 11 गैर मुस्लिम आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े गए, तब भाजपा चुप क्यों रही? तब नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट क्यों नहीं किया? और तब मीडिया ने, नेशनल मीडिया में कब डिबेट क्यों नहीं की? ये जो दोहरा मापदंड है, यही इस देश में अराजकता फैलाता है। पता नहीं दिग्विजय सिंह किसी डर से कोई पीछे बंदूक लेकर खड़ा होता है और बुलवाता है, या धर्म बदल चुके हैं लेकिन बताया नहीं है। क्या है आधुनिक हथियारों का जखीरा आईएस के पास, देखिए। आईएस के हथियार बंदों से कैसे लड़ेंगे हम? आईएस के लड़ाकों के पास आधुनिक हथियार हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आईएस के पास ऑटोमेटिक हथियार हैं जिनमें AK-47 से लेकर पिस्टल तक है। क्या हम खाली हाथ सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं? आतंकी सैफुल्लाह के पास 8 पिस्टल बरामद हुई है, जो बताती है कि वो कितने मजबूत हैं। यही नहीं, आतंकियों के पास गोल्ड से लेकर कई नई करेंसियां मौजूद हैं। आतंकियों के पास से बम बनाने के सामान बरामद हो रहे हैं। आईएस का एक आतंकी पूरी कॉलोनी को बंधक बना सकता है। आईएस का यह आतंकी बंधकों को जब चाहे जैसे चाहे मार सकता है, क्योंकि उसके पास आधुनिक हथियार है। वही हमारे पास घर में चाकू तक नहीं होता, बंदूक और पिस्टल तो दूर की बात है। ऐसे में हम निहत्थे कैसे बंदूक के सामने लड़ाई लड़ सकते हैं? आतंकी बड़ी आसानी से जिधर चाहे उधर कब्जा कर, आतंकी शहरों को अपने कब्जे में ले सकते हैं, आतंकी कॉलोनियों को अपने कब्जे में कर सकते हैं। हमारे पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं है। जब तक सेना और पुलिस आएगी, तब तक आतंकी पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में कर सकते हैं। ऐसे में शहरों और गांवों को आतंकियों से खाली कराने में वैसे ही समय लगेगा जैसे मैसूल में इराकी सेना को लगा। ऐसे में हमें आर्थिक क्षति तो होगी ही, लड़ाई में भी हमारे हजारों लाखों जाने जाएंगे, क्योंकि सामने की लड़ाई में मासूम को मारा जाना कोई नई बात नहीं है। अब देखना यह है कि हम मासूमों की तरह मारे जाने को तैयार हैं या फिर आतंकियों से आधुनिक हथियार के साथ लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि खतरा अब सिर पर मंडराने लगा है। दुश्मन कहां छुपा है हमें पता नहीं। दुश्मन कहीं से भी वार कर सकता है। हमें ऐसे दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा जो हमारा दोस्त भी हो सकता है, हमारे साथ काम करने वाला भी हो सकता है, हमारे गाड़ी का ड्राइवर भी हो सकता है, हमारे बच्चों को स्कूल ले जाने वाला भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं दुश्मन किस विचारधारा से प्रभावित होगा, कौन दुश्मन के लिए काम कर रहा है, किसकी विचारधारा आतंक की समर्थक हो गई है। हो सकता है वो आपके सामने इस विचारधारा को जाहिर ना करे, लेकिन रात भर वो जिहादी और कट्टरपंथी सामग्रियों को पढ़ने वाला हो सकता है। ऐसे में हमें देखना होगा कि हम कैसे ऐसे दुश्मन से लड़ सकते हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। ऐसे दुश्मन को हमें न सिर्फ पहचानना होगा बल्कि उससे लड़ना भी होगा, वैचारिक रूप से भी और हथियार के दम पर भी, क्योंकि हम ना तो दुश्मन से वैचारिक रूप से लड़ने को तैयार हैं और ना ही हथियार से। वैसे तो आईएस को हम जानते ही हैं, लेकिन पूरे आईएस को एक बार समझना जरूरी है। देखिए पूरा आईएस क्या है। आईएस यानी इस्लामिक स्टेट, ये वही आतंकी संगठन है जिससे दुनिया खौफजदा है। वैसे तो इसकी नींव कई साल पहले ही पड़ गई थी, लेकिन जून 2014 में अबू बकर अल बगदादी ने अपने कब्जे वाले इराक और सीरिया को इस्लामिक राज्य घोषित कर दिया। इस्लामिक राज्य यानी कि खिलाफत। क्या है खिलाफत, कैसे शुरू हुई, खलीफा कौन है, इसके पीछे क्या है इनकी महत्वाकांक्षा,
आइए अब इसी पर नजर डालते हैं। बगदादी कहता है कि खिलाफत के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करना दुनिया भर के मुसलमानों की धार्मिक जिम्मेदारी है। बगदादी उसी तरह का दुरूह सपना देख रहा है जो 800 साल पहले खत्म हो गया था। दरअसल आखिरी खिलाफत टर्की का ओटोमन साम्राज्य था। खिलाफत का अरबी में मतलब होता था उत्तराधिकारी। आखिर इनमें ऐसा क्या छुपा है जो दुनिया भर के मुसलमान नामुमकिन से सपने को साकार करने की बात करते हैं। कुरान में इसे न्यायप्रिय शासन के रूप में देखा गया है। पहले आदम और फिर दाऊद सुलेमान को धरती पर पहला खलीफा माना जाता है। सन 623 को पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी को खलीफा माना गया। पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद 4 खलीफाओं के युग को इस्लाम के बौद्धिक युग के रूप में माना जाता है। आज इस्लामिक स्टेट उसी की बात करता है, लेकिन धीरे धीरे खलीफा राज कमजोर हो गया और इसके सामने धार्मिक चुनौतियां भी खड़ी हो गई। अब्बासी खलीफाओं के राज का 1258 में बेहद खौफनाक तरीके से अंत हुआ। बगदादी आज की आधुनिक दुनिया में उसी तरह से राज की बात करते थे जिसका हजारों साल पहले दुखद अंत हो गया। आईएस ने बड़ी चालाकी से खिलाफत के इतिहास के उन प्रतीकों का फायदा उठाया जो मुसलमानों को आकर्षित करते हैं। आईएस ने वर्दी और झंडे का रंग इसलिए काला रखा जिससे इस्लाम के स्वर्ण युग की याद आए। खिलाफत युग की बातें करके ही आईएस मुसलमानों को अपनी ओर खींच रहा है। आईएस का मकसद सिर्फ इनकी अपनी कट्टर विचारधारा से है। अगर कोई इसे नहीं मानता तो या तो उसे बलपूर्वक मनवाया जाता है या फिर उसका कत्ल कर दिया जाता है। आज आईएस का खौफनाक चेहरा बच्चियों पर अत्याचार से लेकर सांस्कृतिक धरोहर तक पर देखा जा रहा है। वो हर उस प्रतीक और सभ्यता को नष्ट कर रहा है जो आईएस की विचारधारा से अलग हो। आईएस का सपना दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाने का है। ये 2.5 साल पहले हमने दिखाया था, हमने उसी पैकेज को एज इट इज आपके सामने रखा है। हम जो 2.5 साल से कह रहे हैं वो हिंदुस्तान में पिछले 2.5 साल में कई बार सच साबित हुआ, लेकिन हम स्वीकारने को तैयार नहीं। क्या है इसके पीछे हमारी मानसिकता और क्यों इससे बाहर निकलना जरूरी है, ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो। बिंदास में आपके सामने हम बार बार ये लेके 4था एपिसोड है हमारा। लगातार आपके सामने 9 अगस्त 2015 को हमने आपको दिखाया था। क्या हमने दिखाया था ये आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम आपकी इसके विस्तार के बारे में बताएंगे। तब भी चर्चा हुई थी, यही मुद्दा था, पहले एपिसोड का ये मुद्दा थी। ये साथी है तो मंदिरों का, गिरजाघरों का तो यही हाल होगा। बिल्कुल होगा। अगर वहां ये कर रहे तो यहाँ भी जो वही होगा, लेकिन उसको सबको मिलकर रोकना पड़ेगा। और हमें नहीं लगता है कि जो है इतना भारत के सामने जो है और इतने शक्तिशाली देश जो है और जो है जितने लोग यहाँ मजबूत हैं, यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। ये आप जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो भय और जो है नहीं देखिए, भारत की सीमा पे तो हमको कोई चिंता नहीं। हिंदुस्तान का जो सैनिक है जो सीमा पर खड़ा है वो तो अपना सीना आगे करेगा, आईएस को आने नहीं देगा। लेकिन जो फिरका फरस्त हिंदुस्तान में है उनका क्या होगा? नहीं, वो कुछ नहीं होगा। जैसे आज रह रहे हैं उसी तरह पहले भी रहेंगे। वो आ ही नहीं सकते हैं यहाँ पे। ये शुतुरमुर्ग वाली हमारी आदतें हमको बदलनी पड़ेगी। मौलाना तो कह रहे नहीं आएंगे, आ चुके हैं। 2 साल पहले का ये वीडियो है, लेकिन 2 साल में स्थिति इतनी बदली हुई है कि 2000 से ज्यादा लोकेशन पर इनके लोग आपको मिलेंगे। क्या हुआ था वहां पर और क्यों हमने चर्चा की थी, ये वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। तब का ये वीडियो है। भारत में आईएस का हमला कहां होगा? कौन होगा सबसे पहले आईएस का शिकार? कैसे होगा आईएस का हमला? जी हां, भारत में आईएस के हमले के लिए काफी कुछ आसान है। सबसे पहले तो आईएस किसी भी देश पर वैचारिक हमला करता है। आईएस के वैचारिक हमले के लिए भारत में पहले से ही बुनियाद तैयार है। भारत के कई युवा पहले से ही आईएस के साथ जुड़े हुए हैं।
कई कट्टरपंथी पत्रकार आईएस के प्रवक्ता बनने के लिए तैयार हैं। केरल के ऐसे पत्रकार के नाम भी सामने आए हैं। आतंकी याकूब की फांसी में उमड़ी भीड़ पर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि ये भीड़ भी आतंक की ओर ही इशारा कर रही है। इनकी कट्टर विचारधारा का आईएस पूरा फायदा उठाएगा। आईएस की आतंकी ऐसी जगहों पर घुसपैठ बना रहे हैं जहां उन्हें अपनी विचारधारा को मानने वाले लोग मिल रहे हैं। कश्मीर से लेकर केरला तक भारत के कट्टरपंथी आईएस की विचारधारा से प्रभावित हैं। ऐसे में ये लोग आईएस आतंकवादियों को अपने यहाँ आसानी से छुपा लेंगे। वैचारिक हमले के बाद आईएस अपनी नींव को मजबूत कर लेगा। मजबूत नींव के जरिए आईएस भारत की उस हर चीज पर हमला करेगा जो उसे आकर्षित करती है। सबसे पहले आईएस अपने को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक संसाधनों पर हमला करेगा। आर्थिक संसाधनों को लूटने के बाद भारत सांस्कृतिक संसाधनों पर भी हमला करेगा। दुनिया को भारत की सुंदरता पसंद है तो आईएस उसी पर हमला करेगा। ऐसे में ना तो देश की प्राकृतिक सुंदरता बचेगी और ना ही देश की सुंदर लड़कियां। वैसे तो सुंदर लड़कियां आईएस का सबसे पहला टारगेट बनती हैं, क्योंकि उनके जरिए ही आईएस अपने लड़कों को आसानी से जोड़ लेता है। आईएस लड़कों को सुंदर लड़कियों और लूटपाट का लालच देता है। ऐसे में भारत उनका सबसे बड़ा शिकार बन सकता है, क्योंकि न तो यहाँ सुंदर लड़कियों की कमी है और न ही ऐसे कट्टर युवाओं की जो इन सब चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं। जैसे इराक में आईएस ने लड़कियों का अपहरण करके उनको पहले तो अपने लड़ाकों को सौंप दिया, इसके बाद महिलाओं की मंडी लगाकर बेच भी दिया गया। महिला मंडी में बच्चियों और महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनकी बोली लगाई जाती है। इसके बाद अमीर लोग उन्हें खरीद लेते हैं। भारत पर हमले के बाद फिर से आईएस वही दोहरा सकता है जैसे पहले मुस्लिम आतंकियों ने भारत में किया। औरंगजेब के शासन को कौन भूल सकता है जिसने हर उस चीज को खत्म कर दिया जो भारतीय दर्शन कराती थी। वैसा ही या फिर उससे भी कहीं ज्यादा भयंकर आईएस का परिणाम हो सकता है भारत में। ऐसे में हमारे समाज रिश्तों की नींव टूट जाएगी, क्योंकि ना तो हमारा समाज आईएस के हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है और ना ही हमारी सामाजिक सुरक्षा ढांचा इतनी मजबूत है। हमारे समाज को तो बुद्धिजीवी और साधु संत लोग अहिंसा और सद्भावना का पाठ पढ़ाते हैं। ऐसे में अहिंसक और कट्टर आईएस से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। हिंदुस्तान में भगवान के सामने हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक भक्ति करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन उस भगवान ने जिस सामर्थ्य शौर्य की बात की है उसकी कमी उसके भक्त के पास जरूर है। ये वीडियो देखिए, तोड़फोड़ का ये वीडियो आपके सामने। ये तमाम वो तोड़फोड़ है जो चर्च में हो रही है। ये तमाम वो तोड़फोड़ है जो मूर्तियों की हो रही, क्योंकि बुत परस्ती का विरोध किया जा रहा है। तमाम जगह पर धार्मिक स्थानों को तोड़ा जा रहा है। वहां पर जिन देशों में ये हो रहा है वहां पर चर्चेस खत्म किए गए। यहां तक कि सिया संप्रदाय की भी जो स्थान है उसको तोड़ा गया। ऐसे हजारों वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है। हिंदुस्तान में इनका निशाना मंदिर होंगे, हिंदुस्तान में इनका निशाना आश्रम होंगे, हिंदुस्तान में इनका निशाना साधु संत होंगे जो आज इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। जब टाइम आएगा तो सुनने वाला शायद कोई नहीं होगा। और इसलिए क्या आप अपने भगवान से सच में प्यार करते हैं तो और उसको बचाना चाहते हैं, आपकी श्रद्धा बची रहे इसलिए, तो आपको इस सत्य को स्वीकारना होगा। आपके सामने आपने देखा कि कैसे क्रॉस को तोड़ के वहां पर तिरंगा लगाया जा रहा है। इस गिरजाघरों में प्रार्थना करने वाले लोगों को खत्म किया जा रहा है। हिंदुस्तान में मंदिरों में हाथ जोड़ने वाले जाग जाए कि आपका भी नंबर अब नहीं जागे तो आने वाला है। कारणों पे नजर डालते हैं, देखिए कारण आपकी स्क्रीन पे। आईएसआईएस की धमकियों को गंभीरता से नहीं लेना। करीब 2.5 साल पहले आईएसएस ने भारत को अपने टारगेट पर लिया। वैसे तो पहले से ही भारत में आईएसएस विचारधारा शामिल के कट्टरपंथी मौजूद थे, लेकिन बाद में उन्हें आईएसएस ने अपना हथियार बना लिया। पूरे भारत में आईएसआईएस के स्लीपर सेल मौजूद। भारत में आईएसएस के स्लीपर सेल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मौजूद हैं। वहीं इन स्लीपर सेल्स को देश की कट्टर विचारधारा समर्थन कर रही है। जब ये आतंकी मासूमों की जान लेते हैं तो जिहादी तत्व खुश होते हैं, और जब ये आतंकी मारे जाते हैं तो सवाल उठाए जाते हैं कि आतंकियों को क्यों मारा। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में राजनीतिक तालमेल की कमी। कुछ स्टेट की पुलिस तो केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से तालमेल रखती है, लेकिन बंगाल में पुलिस को राजनीतिक फायदे के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा बंगाल में आतंकी हमलों के तार जुड़ते पाए जा रहे हैं।
विदेशी मौलानाओं वाले मदरसे भारत में आतंक की फौज तैयार करते हैं। गृह मंत्री भी ये बात बता चुके हैं कि कैसे विदेशी मौलानाओं वाले मदरसे आतंक की पौध तैयार कर रहे हैं। ये मौलाना विदेशों से आकर भारत के युवाओं को जिहाद का पाठ पढ़ाते हैं। इससे न सिर्फ भारत में आईएसआईएस को पैर जमाने में मदद मिली, बल्कि विचारधारा को भी मजबूत किया। आईएसआईएस से लड़ने के लिए भारत तैयार नहीं। आतंकी शहरों और गांवों पर आसानी से हमला करके उन्हें अपने कब्जे में ले सकते हैं, लेकिन उनसे लड़ने के लिए हमारे पास न तो हथियार हैं और ना ही ट्रेनिंग। ऐसे में हम सिर्फ सेना के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि जब तक सेना आएगी तब तक वो हमें काबू में कर चुके होंगे। खलीफा राज के दीवाने भारतीय कट्टरपंथी। भारत के मुस्लिम कट्टरपंथी खलीफा राज यानी आईएसआईएस विचारधारा के दीवाने हैं। इसलिए कट्टरपंथी आसानी से आईएसआईएस के मददगार साबित हो रहे हैं। कैसे ये केरला से लेके आसाम तक फैल रहा है, हिंदुस्तान के कोने कोने में इसका विस्तार हो रहा है, देखिए। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट भले ही भारत में अभी तक किसी भी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम नहीं दे सका है, लेकिन उसने अपनी हिंसक विचारधारा से केरल से लेकर गुजरात तक के युवाओं को परगलाने में जरूर सफलता पाई है। आईएसआईएस से संपर्क के चलते गिरफ्तार आतंकियों के आंकड़े बताते हैं कि ये जहर पूरे देश में किसी न किसी रूप में फैल चुका है। जुलाई 2014 में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जब ठाणे के 2 युवकों के आईएसआईएस में शामिल होने की बात सार्वजनिक की, तो माना गया था कि यह आतंकी संगठन ज्यादा पैर नहीं फैला पाएगा। लेकिन पिछले वर्ष गणतंत्र दिवस से ठीक पहले 6 आतंकियों की गिरफ्तारी से साफ हो गया कि आईएसआईएस के मंसूबे धीरे धीरे परवान चढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष जब एनआईए ने आईएसआईएस के हैदराबाद ब्लास्ट का खुलासा किया, तो उससे जुड़ी सच्चाई बेहद चौंका देने वाली साबित हुई। एक युवा इंजीनियर ने आईएसआईएस के भारत में बेहद खूंखार मंसूबे का पता चला था। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने आईएसआईएस के हैदराबाद मॉड्यूल पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसके मुताबिक हैदराबाद के आईएसआईएस से जुड़े आतंकी सीधे सीरिया स्थित आतंकियों से संचालित हो रहे थे। हैदराबाद से गिरफ्तार ये आतंकी अभी तक नहीं बता पाए कि वे किन लोगों के संपर्क में थे। पिछले 2 वर्षों के दौरान भारतीय एजेंसियां कई बार एयरपोर्ट पर आईएसआईएस में शामिल होने के लिए जाने की कोशिश करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके बावजूद केरल के कई युवा और युवतियां आईएसआईएस में शामिल हो चुके हैं। खुफिया एजेंसियों को शक है कि केरल के युवाओं का एक दल अफगानिस्तान होते हुए सीरिया पहुंचा है। अभी कुछ दिन पहले ही यह खबर आई है कि केरल का व्यक्ति आईएसआईएस की तरफ से लड़ते हुए मारा गया है। एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं यह भारत से गायब युवा दल का हिस्सा तो नहीं था। कॉलर के पास चलते, कई कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। हाँ सुरेश जी, सैफुल्लाह के बारे में पूरी दुनिया को मालूम है, आईएसआई का उग्रवादी था। हाँ। दिग्विजय सिंह इन ऐसी बातें करते, दिग्विजय सिंह को उसको दत्तक पुत्र लेकर उसको दाह संस्कार करवा देना चाहिए था। इतनी घटिया बात करता है, इसको शर्म नहीं आनी चाहिए, बूढ़ा हो गया। पहले राजनीति करके राजीव राहुल को फेल कर दिया। ऐसे आदमी को तो घर में बैठ जाना चाहिए अभी। जय श्री राम। आईएसआईएस और हमारी सुरक्षा एजेंसियां, इनकी हम अगर तुलना करें तो क्या है स्थिति, देखिए। भोपाल ट्रेन विस्फोट ने सुरक्षा एजेंसियों के माथे पर बल डाल दिया है। इस चूक की समीक्षा शुरू हो गई है कि अब तक किसी भी बड़ी घटना को देने में चूकते रहे आतंकी संगठन आईएसआईएस और अलकायदा छोटा ही सही लेकिन विस्फोट करने में सफल हो गए हैं। पिछले 3 साल में भारत में आईएसआईएस का मॉड्यूल खड़ा करने की दर्जनों कोशिश हुई, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां वारदात को अंजाम देने के पहले ही उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब रही। 2.5 साल पहले आतंकी अल जवाहिरी ने भारत में अलकायदा की शाखा खोलने का ऐलान किया था। भारत में आतंकी हमले की आईएसआईएस की सबसे बड़ी साजिश पिछले साल हरिद्वार अर्धकुंभ मेले में धमाके करने की थी। इसके लिए आईएसआईएस देशव्यापी मॉड्यूल तैयार करने में भी सफल रहा था।
आतंकी मंसूबे अंजाम देने के पहले ही सुरक्षा एजेंसियां उन्हें धर दबोचा। एक महीना में इस मॉड्यूल के सभी 14 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आतंकियों में मऊ का मोहम्मद आलिम भी था। इस तरह सैफुल्लाह लखनऊ का दूसरा आतंकी है जो आईएस से जुड़ा था। इसके बाद एजेंसियां मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक के बाद एक आईएस के कई मॉड्यूल ध्वस्त करने में सफल रही। खास बात यह रहा कि इनमें से कोई भी मॉड्यूल आतंकी हमले को अंजाम देने में सफल नहीं हो सका। सुरक्षा एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आईएस को पैर जमाने से रोकने में काफी हद तक सफलता मिली है। अगस्त 2014 में अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी ने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अलकायदा की नई शाखा खोलने का ऐलान किया था और इसके लिए अमीर की भी घोषणा कर दी थी। इसके बाद 5 आतंकियों ने भारत में अलकायदा का मॉड्यूल तैयार करने की कोशिश की, लेकिन इन पर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। बात सिर्फ आईएस और अलकायदा को पैर जमाने से रोकने की नहीं है। भारतीय एजेंसियों ने 3 साल पहले जमे जमाए इंडियन मुजाहिदीन के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने में सफलता रही। 2005-6 में चेतावनी देकर धमाका करने वाले आतंकियों का 2014 तक आते आते कोई नाम लेने वाला नहीं रहा। अगस्त 2013 में एजेंसियां इसके प्रमुख यासीन भटकल को अन्य साथियों के साथ नेपाल से ढूंढ निकाला। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एजेंसियों की इस सफलता का राज उनके बीच बेहतर तालमेल में छुपा है और इनमें आईबी के मातहत आने वाला मल्टी एजेंसी सेंटर यानी मैक अहम भूमिका निभा रहा है। पहले राज्यों की अलग अलग एजेंसियां अपना अपना काम करती थी। यही नहीं, केंद्र सरकार के विभिन्न एजेंसियों के बीच भी कोई तालमेल नहीं था। मैक को पूरी ताकत के साथ सक्रिय करने के बाद आतंकवाद से जुड़ी हर छोटी बड़ी सूचना मैक तक पहुंच जाती है और उन पर कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसी को निर्देश दिया जाता है। यही कारण है कि यूपीए सरकार के दौरान राजनीतिक बहस का मुद्दा बनने वाला राष्ट्रीय आतंकरोधी सेंटर का अब कोई नाम भी नहीं लेता। आईएस के विषय पर सुदर्शन के साथ तमाम मुद्दों पर लंबे समय से रिसर्च करने वाले विद्वान क्या कहते हैं, जितेंद्र खुराना, देखिए आपके सामने ये प्रतिक्रिया। हमला तो बहुत पहले शुरू हो गया था, तो जब तमिलनाडु से पहला आईएस आतंकी हजा पकड़ा गया था और दक्षिण भारत इस समय आईएस के दक्षिण भारत में जो कट्टरवादी है वो सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में उस पर हावी है। और जो आइडियोलॉजी है आईएस की, जो जिसकी खुरासान की बात चल रही है, जो ये नक्शा है, लगभग जो 2 साल पहले सबसे पहले सुदर्शन ने दिखाया था और यही किताब से मैंने दिखाया था। खुरासान का जो ये विचार है, जो खुरासान जो जिसका अर्थ है कि वो स्थान जो सूर्योदय के स्थान हो, जहाँ से सूर्योदय होता है, ईरान का जो पूर्वी भाग है उसको खुरासान लेक कहा जाता है। लेकिन जो इस्लाम के प्रारंभिक काल में इसमें तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के कुछ एरिए, मध्य एशिया, भारत और इस सबको खुरासान वहाँ के लोग कहते थे। जो भी यानी कि खुरासान जो पश्चिमी पर्शिया और पूर्वी पर्शिया और ईरान के उस तरफ है वो खुरासान है। तो उनकी आइडियोलॉजी जो इस्लामिक विचारधारा के हिसाब से जो पहली विक्ट्री जब जिसको वो कहते हैं कि पूरे विश्व में इस्लामी राज्य स्थापित होगा, तो उसमें पहली विक्ट्री जो है वो खुरासान की विक्ट्री को माना जाता है। और खुरासान इसलिए उससे वो एक भावनात्मक जुड़ाव भी है कि खुरासान को जीतना है, और जिसमें भारत पाकिस्तान तो अजहा ही है, लेकिन उसमें अफगानिस्तान, ईरान और ये सब इलाका आता है। इसलिए ये आइडियोलॉजिकल जमीन पर भी हमला है, संस्कृति पर भी हमला है और धार्मिक दृष्टि। कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। सुरेश जी, हाँ, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं देश में और पूरे दुनिया में आतंकवादी का जाल फैला हुआ है। सैफुल्लाह जी से आतंकवादी के समर्थन में हमारे देश के मुसलमान के दिल में कूट करके उसके समर्थन में भरा रहता है, और हमारे देश में ऐसे समर्थित करने वाले आतंकवादी मौजूद रहते हैं। पहले उनसे निपटने की जरूरत है। ऐसा क्यों नहीं कानून बनाया जाता है कि आतंकवादी का समर्थन करने वाला भी आतंकवादी समझा जाए और उसको उसी तरह से उसके सजा दिलवाई जाए? ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया जाता? बिल्कुल, अब ये स्थिति आ गई है और नैतिकता तो यही कहती है कि समर्थक भी उतना ही गुनहगार है। जो विरोध करने वाले हैं उन्होंने खुलकर सामने आकर इस भ्रम को तोड़ने की भी जरूरत है। परिणाम क्या होंगे अगर नहीं जागे तो देखिए।
भारत की जिहादी विचारधारा आईएसआईएस का साथ देने लगेगी। भारत के कट्टर जिहादी लोग पहले सीरिया में आईएसआईएस से जाकर जुड़ गए हैं। ऐसे में भारत में मौजूद ये कट्टरपंथी बस समय के इंतजार में हैं। जैसे ही इन्हें मौका मिलेगा, हमला वहीं से शुरू हो जाएगा, चाहे वो शहर हो या फिर गांव। वोट बैंक का लालच आतंकियों को मजबूत करता। भारत के कई नेता आतंकियों का समर्थन करते हैं, आतंकियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं। इससे न सिर्फ सुरक्षा बलों का मनोबल कम होता है, बल्कि आतंकी और मजबूत होते हैं। आतंकी समर्थक आईएसआईएस के वजूद को नकारते। कुछ नेता और कट्टरपंथी मौलाना कहते हैं भारत में आईएसआईएस नाम की कोई विचारधारा मौजूद नहीं है। ऐसे में आतंकी आसानी से मजबूत होते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोग खतरे को कम करके देख रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में कानून नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। मुस्लिम बहुल इलाकों में अगर पुलिस भी जाती है तो उसे डर लगता है, क्योंकि वहां पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में हिंदुओं के सुरक्षित होने की तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। यहाँ जाने पर ऐसा लगता है जैसे हम किसी ऐसे देश में आ गए हैं जहाँ कट्टरपंथियों का राज है। बच्चियां तक बुर्कों में ढकी हैं। निहत्थे और आलसी भारतीय आसानी से मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। निहत्थे भारतीय आधुनिक हथियारों के सामने नहीं टिकने वाले, क्योंकि आतंकी युद्ध लड़ने के लिए तैमूर और औरंगजेब की तरह लोगों को कत्लेआम करने वाले हैं और लूटने वाले हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार सुरेश जी, मैं सुरेंद्र भारद्वाज चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। बोलिए। तो मेरा ये कहना है, क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं ये भी हमारे भाई हैं। हाँ। हम इनको इसके अंदर जो एक सोच है जिसने प्रॉफिट मोहम्मद जी के बेटे हुसैन और हसन को मारा था, हमने मुस्लिम के अंदर वो सोच खत्म करनी है। ये आईएसआई की वही सोच है। पर मुझे बड़ा दुख होता है जब इंडिया में एक तो वो फादर है जो अपने बेटे की लाश नहीं लेना चाहता क्योंकि वो देशद्रोही है, पर एक तरफ कांग्रेस के जो लोग हैं उसको सपोर्ट, वो कहते हैं भी ये नहीं, ये टेररिस्ट नहीं है, ये नहीं है, अपनी पॉलिटिकल मोटिव के लिए एक तरफ ये सोच है। तो मेरा आपका पहले तो आपको बधाई जो आप एक भारत के लिए इतना अच्छा ये आपने चलाया है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार। धन्यवाद। हम तो सच कहने से कभी पीछे नहीं हटते और सच कहने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए हमेशा तैयार रहते, और इसलिए 900-950 एपिसोड हो चुके हैं बिंदास बोल में। ये हमेशा लड़ाई जारी रहेगी। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के पूरे कोने कोने में भी एक भारत परिक्रमा, हिंदुस्तान परिक्रमा करके भी इन कार्यक्रमों को हम आपके बीच लाना चाहते हैं। अभी वैसे कोई समय तय नहीं है, लेकिन ऐसा अगर आप आपके क्षेत्र में करने के लिए हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो हमारे संपर्क में आइए। हम केवल स्टूडियो में बात करना नहीं चाहते, बल्कि मैदान में उतार कर भी दो हाथ करने के लिए तैयार रहते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, आप लाइव में जुड़ चुके हैं जी, बोलिए। चलिए जरा उपाय देख लेते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, आतंकी समर्थक नेताओं पर भी कानूनी कार्रवाई हो। आतंकियों के समर्थक नेताओं में आतंकियों के लिए बात करने की होड़ सी मच जाती है। ये ऐसे नेता हैं जो सत्ता में भी रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग सत्ता में रहते हुए आतंक के खिलाफ कैसे कार्रवाई करते होंगे। संदिग्ध मदरसों और मस्जिदों पर ब्रिटेन की तरह नजर रखी जाए। ब्रिटेन में मस्जिदों में सादी वर्दी में खुफिया एजेंसी के लोग तैनात रहते हैं। इससे ब्रिटेन ने कई आतंकी साजिशों को नाकाम किया है। ऐसे में भारत सरकार को भी वैसी ही नीति अपनानी होगी अगर देश को आतंक से बचाना है तो। मुस्लिम देशों से आने वाले लोगों और पैसे पर सख्त नजर। आतंकी सीरिया, इराक और सऊदी अरब में बैठे अपने आकाओं से आदेश लेते हैं। इन आदेशों को कोड वर्ड में भेजा जाता है। इन आदेशों को सोशल मीडिया के जरिए टारगेट तक पहुंचाया जाता है। ऐसे में हमें हर ओर सख्त नजर रखनी होगी, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। जिहादियों के साइबर नेटवर्क को तोड़ा जाए। जिहादियों के साइबर नेटवर्क को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के जरिए ये पैसा, हथियार और ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऐसे में हमें आधुनिक इंजीनियरिंग की जरूरत होगी जो हमें इनसे आगे ले जा सके।
तो आपके सामने हमने इस मुद्दे को लगातार रखा है, तमाम एपिसोड के द्वारा रखा है, और आने वाले दिनों में हम इसको और जागरूकता की मुहिम चलाएंगे, क्योंकि कई सरकारों को ये मुहिम चलाने में डर लगता है, कोई नाराज हो जाएगा, कई लोगों को डर लगता है कि कहीं इससे गलत संदेश ना जाए। वो युद्ध कभी नहीं जीता जा सकता जो लड़ने वाला शत्रु को नहीं पहचानता। इसलिए आपका शत्रु कौन है, हिंदुस्तान का शत्रु कौन है, इसको समझिए, पहचानिए, उसको टारगेट पर लीजिए, तभी जाके आप लड़ाई लड़ पाएंगे, अन्यथा आपका पराजय तय है। हिंदुस्तान ने कभी ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक का हिंदुस्तान का नक्शा छोटा छोटा होता गया है। क्या फिर एक बार आप टूटने, लूटने और बिखरने के लिए तैयार है? तो चुप बैठिए, हम तो नहीं चुप बैठेंगे, और इसलिए बिंदास बोलते रहेंगे और हमारा साथ देने वालों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।